बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप यू आर वेल। सो लास्ट टाइम हमने जो है अपने टॉपिक को देखा था कि कौन कौन से कवर करने हैं, ठीक है। इसके बारे में डिस्कशन बात की थी हमने और किस तरह से कवर करने हैं। उसके बाद हमने मोल को डिटेल में देखा था, ठीक है। मोल की डेफिनेशन जो ये वाली शायद फेडरल में इस तरह की डेफिनेशन लिखी हुई है, बाकी सिंध में इस तरह से लिखी। तो हमने दोनों डेफिनेशन को, ये जो आप लोग रट्टा लगाते हैं, रट्टे से परहेज़ करवाया मैंने आप लोग को। और मैंने बाकायदा प्रैक्टिकली जो है यहाँ पे आपको जो डेफिनेशन थी वो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको करके दिखाया कि यार किस तरह से ये डेफिनेशन कह के आ रही है, ठीक है। एट दी एंड आपको इसको रट्टा लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और डिफरेंट एग्जाम्पल से मैंने इसको जो है आपको डिफ़ाइन करवाया, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों ने वो लेक्चर देखा हो। अब हम जो नेक्स्ट चलेंगे, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा तभी आपको ये मोलर मास समझ आने वाला है, ठीक है। सो मोलर मास क्या है? द मास ऑफ वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड मोलर मास। मतलब वो जो आपने मोल देख लिया ना, मैंने आपसे कहा कि मोल क्या है, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। और क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस मीन उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल, मीन किसी भी सब्सटेंस में जो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल थे, मीन वन मोल। मोल इज अ क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। फिर आपने देखा कि एक मोल मीन एक जो क्वांटिटी है सब्सटेंस में, उसमें 6.02 × 10⁻³ पार्टिकल्स होने, ठीक है। वो तो वन मोल की बात हो, वो तो मोल की डेफिनेशन आप लास्ट लेक्चर आपने देख लिया, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ कि यार मोलर मास क्या होता है। मैंने आपसे क्या कहा कि अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा, सॉरी थर्ड लेक्चर मोल वाला, तभी आपको मोलर मास समझ आने वाला है। क्योंकि बेसिकली मोलर मास, व्हाट इज मोलर मास? मोलर मास बेसिकली मास ऑफ वन मोल। जो वन मोल है ना, वन मोल जो है उसका मास जो होगा, उसका जो मास होगा वो बेसिकली हम कहेंगे मोलर मास। मोलर मास नाम से ही जाहिर है कि मोल का क्या है, मास है। मोलर मास इज वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस, द मास ऑफ वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड मोलर मास। इसमें क्या है, सेम है, इसके नाम से ही जाहिर है कि भाई उस मोल का मास है, कि द मास ऑफ वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड मोलर मास। अब किस तरह से, जैसे कि हमने लास्ट टाइम बात की थी कि वन मोल ऑफ कार्बन हमने क्या कहा था, 12 ग्राम। यही कहा था ना, 12 ग्राम हमने क्या कहा था कि ग्राम एटम है। मतलब जब भी हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब क्या है कि ये मोल है। अब ये जो मोल है 12 ग्राम, अब जब इसका हम मास निकालेंगे, ठीक है, मतलब इसके मास को, इस वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस जो है, जब उसके मास को हम, उसकी मास की जब हम बात करेंगे ना, तब उसको हम कहेंगे कि मोलर मास। किस तरह से, अब यहाँ पे कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि जैसे मोलर मास होता है, ठीक है। मोलर मास किसका होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास। मतलब जब भी एटम्स की बात की जाए, मीन कार्बन की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, ठीक है। और जब मोलर मास दूसरा कौन सा होता है, जब भी मॉलिक्यूलर मास की बात की जाए, मीन H2 हो गया, ठीक है। ये मॉलिक्यूल की शक्ल में ना, कोवलेंट कंपाउंड है तो मॉलिक्यूल की शक्ल में। मोलर मास फार्मूला यूनिट जो कि आयोनिक कंपाउंड सोडियम क्लोराइड का होता है, ठीक है। उसके बाद मोलर मास, आयोनिक मास, सेम, ठीक है। जो आयोनिक मास, जैसे हाइड्रोक्सिल आयन आपने देखा, ठीक है। तो ये सारे मासेस मीन जो वन मोल को रिप्रेजेंट करें और उसका फिर आप मास निकाल ले कि भाई किसका मास क्या है, तो वो मोलर मास होगा, ठीक है। इसमें कोई इतना वो नहीं है, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए कि भाई डिफरेंट रिलेटिव एटॉमिक मास होते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास होते हैं, आयोनिक मास होते हैं, ठीक है। और मोलर मास क्या होता है, वन मोल ऑफ सब्सटेंस का जो मास निकलता है वो मोलर मास होता है। द मास ऑफ वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड मोलर मास। अब समझ आ गई। अब बेसिकली इंपॉर्टेंट जो है वो एवोगाड्रो नंबर है। एवोगाड्रो नंबर अभी इससे पहले आपने पढ़ा कि एक मोल में जो नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं 6.02 × 10⁻23, बेसिकली क्या है, वो एवोगाड्रो नंबर है, ठीक है। वो बेसिकली क्या है, एवोगाड्रो जिसे हम Na से जाहिर करते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू देखें, सेम 6.02 × 10⁻23। वो जो मोल में आपने पढ़ी वो बेसिकली क्या था, एवोगाड्रो नंबर था, जिसे हम Na से जाहिर कर रहे थे, ठीक है। उस वक्त मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था कि आप उस वक्त परेशान, मतलब फिर आप लोग के माइंड में आएगा। उसमें जबकि मेंशन भी था आई थिंक एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। अब एवोगाड्रो नंबर है क्या, द नंबर ऑफ पार्टिकल इन वन मोल। सेम डेफिनेशन वही जो आपने मोल में देखी थी। मोल में क्या देखा था कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डेट कंटेनिंग एवोगाड्रो पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल, ये देखा था ना। अब सेम वही डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है कि वो नंबर ऑफ पार्टिकल जो कि एक मोल में प्रेजेंट होते हैं वो हमारा एवोगाड्रो नंबर होता है, ठीक है। सेम वही डेफिनेशन कि भाई एक मोल में
1 मोल में जो नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं जो कि 6.02 एक्सपोनेंट 23 है, वो बेसिकली क्या है, वही बेसिकली हमारा एवोगाड्रो नंबर है। ठीक है, यही कह रहे हैं। और इसको ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, मतलब ये चेंज नहीं होती, ये फिक्स होती है, जो कि क्या है 6.02 एक्सपोनेंट 23। ठीक है, ये चेंज नहीं होती, ये आपने याद रख लेना है। अच्छा, ये तो हो गया, एवोगाड्रो नंबर भी हो गया आपका। ठीक है, मोलर मास भी हो गया। अब आती है मोलर वॉल्यूम। अब मोलर वॉल्यूम भी नाम से ही जाहिर है। ठीक है, मोलर वॉल्यूम भी नाम से ही जाहिर है। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ अ गैस, मतलब और यहाँ पे जो है मोलर वॉल्यूम हमेशा आपने याद रखना है कि गैस जैसे कि हाइड्रोजन जो है वो गैस फॉर्म में होती है। ठीक है, ऑक्सीजन हो गई। ठीक है, ये जो गैस फॉर्म में, जैसे कि अगर हम STP फॉर एग्जाम्पल, ये एक कंटेनर है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, गैस है। अब ये टेम्परेचर कितना है इसका, 273 केल्विन। ठीक है, या 0 डिग्री सेल्सियस कह लें। ठीक है, और प्रेशर इसका अगर मैं कहूँ कि 1 एटमॉस्फेयर है। ठीक है, और इसके अंदर जो मोल है वो क्या है, 1 मोल है। ठीक है, तो इसका मतलब कि इसका मोलर वॉल्यूम क्या होगा, 22.4 DM³ ये बात याद रखनी है। और ये सारी कंडीशन STP पे होती है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। मतलब ये जो टेम्परेचर है 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। इस तरह से जो प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, ये क्या है, एक स्टैंडर्ड प्रेशर है। इस तरह से 1 मोल एक मतलब 1 मोल स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होना चाहिए। 273 केल्विन, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। जब भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में STP की बात होगी तो उस वहाँ पे वॉल्यूम कितना होगा, वहाँ पे वॉल्यूम जो होगा वो 22.4 DM³ होगा। ये बात आपने याद रखनी है। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में भी दिखाया हुआ है कि भाई ये एक कंटेनर है जिसमें गैस है, और ये जो है स्टैंडर्ड टेम्परेचर है 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस को जब आप केल्विन में करते हैं, 273 को जब प्लस करेंगे तो 273 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, इस वजह से ये और करके मेंशन है कि या, और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होना चाहिए। ठीक है, और 1 मोल गैस मौजूद है। तो जब भी ये स्टैंडर्ड प्रेशर दिया हो 1 एटमॉस्फेयर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर दिया हो 273 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस, तो वहाँ पे वॉल्यूम हमेशा क्या आएगा, 22.4। ठीक है, 22.4 DM³। ये बात याद रखना, और इसी को कहते हैं मोलर वॉल्यूम। इसी को क्या कहते हैं, मोलर वॉल्यूम। ठीक है, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ अ गैस। अब ये क्या है, 1 मोल ऑफ अ गैस। आपने देखा ना कि जो गैस भरी हुई है वो कितने मोल की है, 1 मोल, कि वो वॉल्यूम जो कि ऑक्युपाइड किया गया है 1 मोल ऑफ अ गैस से। और कौन से कंडीशन पे, STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। जिस तरह आपने स्टैंडर्ड टेम्परेचर देखा, स्टैंडर्ड प्रेशर देखा। ठीक है, उसको कहते हैं मोलर वॉल्यूम। तो देखें, अब देखें मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन रट्टा लगाने की जरूरत पड़ी, मैंने सब कुछ यहाँ पे आपको करके दिखा दिया कि भाई वॉल्यूम ऑक्युपाइड जो होता है ना 1 मोल ऑफ अ गैस, गैस जो है हाइड्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई। ठीक है, ये सारी जो गैसेज है अगर ये किसी कंटेनर में है और 1 मोल ऑक्युपाइड कर रही है, वो भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर STP कंडीशन पे है, मीन 273 केल्विन और 1 एटमॉस्फेयर की कंडीशन पे रखी गई है, तो वहाँ पे जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड किया गया होगा उस 1 मोल ऑफ गैस के जरिए, वो मोलर वॉल्यूम होगा। मोलर वॉल्यूम की वैल्यू भी बता दी क्या होती है, 22.4 DM³। ठीक है, यहाँ पे मेंशन भी है। अच्छा, इट हैज़ कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये भी एक कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू है, जिस तरह से आपने कांस्टेंट एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू देखी थी। और ये कितनी है, 22.4 DM³। और ये CM³ में भी होती है। अच्छा, CM³ में इस तरह से होती है कि आपको पता है कि 1 DM³ जो होता है ना, 1 DM³ कितने CM³ के बराबर होता है, 1000। तो यह अपने पास लिख ले के, मैं ज़रा सही से लिख दूँ, 1 DM³ इज इक्वल टू 1000 CM³। ठीक है, अब आपको पता है कि यार DM³ 22.4 DM³ है ना वॉल्यूम, तो इसको अगर हम CM³ में करेंगे तो किस तरह से करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जल्दी बताएं मुझे। ये आएगा CM³, क्योंकि ये 22.4 DM³ जो है ना, ये मैं एक शॉर्ट लिख रही हूँ, ये पूरी जो है ना इस तरह से है 414। तो जब 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो ये जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, 3 डिजिट पीछे चला जाएगा, क्योंकि 3 0 है ना। जब ये मल्टीप्लाई होगा 1000 से तो ये 3 0 जो पॉइंट पीछे जाएगा तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी या नहीं, पॉइंट सबसे आखिर में आ जाएगा, ये वाली वैल्यू बन जाएगी 22414। मतलब अब इसमें पॉइंट नहीं रहा अगर हम CM³ में लिखेंगे। ठीक है, ये बातें लिख ले अपने पास। अच्छा,
ठीक है, सो ये हो गया हमारा, मोलर वॉल्यूम भी हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, ओ लेवल में ना एक OTP करके कुछ दिया होता है, उसमें जो वो मोलर वॉल्यूम है ना, वो थोड़ा सा उसमें एक चेंज है। अगर कोई ओ लेवल ए लेवल का देख रहा है ना, तो उसमें कोई OTP करके कुछ होता है वहाँ पे, और वहाँ पे आई थिंक टेम्परेचर का कोई डिफरेंस होता है। हाँ, टेम्परेचर जो होता है वो रूम टेम्परेचर वो दिखा रहे होते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस। तो OTP जो ओ लेवल, ये आप लोग के लिए नहीं है, जो ओ लेवल या ए लेवल जिसने किया है वो इस वीडियो को देख रहा है, तो वहाँ पे जो है ना, मतलब उन्होंने OTP पे दिखाया होता है इसको, मोलर वॉल्यूम को। ठीक है, OTP पता है, आई डोंट नो कि इसकी फुल फॉर्म क्या है OTP की। टेम्परेचर प्रेशर तो है, लेकिन ये ओ की इसकी वजह, क्योंकि मैंने ओ ए लेवल से नहीं हूँ, तो जहाँ तक मुझे पता है कि उन्होंने टेम्परेचर 25 रूम टेम्परेचर पे रखा होता है। लेकिन आप लोग को ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओ ए लेवल वाले भी MD कैट के लिहाज से ही चल रहे होते हैं। ठीक है, ये ऐसे ही बता रही थी, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ऐसे नहीं कि परेशान हो जाए। अच्छा, अब मोल पढ़ लिया, मोलर वॉल्यूम पढ़ लिया, एवोगाड्रो नंबर पढ़, ठीक है, एवोगाड्रो वैल्यू देख ली, और मोलर वॉल्यूम देख लिए। अब आप कर सकते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मोल। ठीक है, अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी, सारी परेशानी आपकी ख़त्म हो गई है। ठीक है, अच्छा, किस तरह से आप मालूम कर सकते हैं मोल को, तो वी कैन हम मालूम कर सकते हैं, तो वी कैन डिटरमाइन नंबर ऑफ मोल इन अ वैरायटी ऑफ वेज। बहुत से तरीके हमारे पास, क्या है हमारे पास, बहुत से तरीके हैं नंबर ऑफ मोल को मालूम करने के। तो जो तरीके मैं बता रही हूँ ना, फ़ौरन आपने जहन नशीन कर लेना है, कि मैं बार बार नहीं बोलूँगी। फर्स्ट देखिए, व्हेन मास ऑफ अ सब्सटेंस गिवन, अगर आपको मास ऑफ सब्सटेंस गिवन है और आपसे कहा जा रहा है कि भाई इसका मोल निकाल लो, तो आप किस तरह से निकालेंगे हैं? सबसे पहले मैं आपको जो MCQs में आता है ना, मैं आपको मोल निकालने का तरीका बता रही हूँ, मतलब किस तरह से आप मोल निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको साथ में जो MCQs होते हैं ना, जिसमें वो देते हैं, कभी वो मास दे के आपसे पूछ लेते हैं कि मोल बताओ, कभी वो क्या करके, कभी वो आपको पार्टिकल दे देते हैं, पार्टिकल मतलब वही एवोगाड्रो नंबर के कोई पार्टिकल दे के आपसे पूछते कि मोल बताओ, कभी वो आपको वॉल्यूम दे देते हैं, आपसे पूछते कि मोल बताओ। अब ये तीनों तरीके आपको पता होने चाहिए ना, कि भाई अगर हम मास दिया जाए तो क्या करेंगे, मोल दिया जाए, पार्टिकल्स बताए जाए तो किस तरह से मोल निकालेंगे, वॉल्यूम दिया जाए तो किस तरह से मोल निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, अगर मास दिया जाए, व्हेन मास ऑफ सब्सटेंस इज गिवन, तो आपने ये वाला फॉर्मूला याद रखना है कि नंबर ऑफ मोल बराबर होगा मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम और मोलर मास। अब मोलर मास क्या होगा, जो मोल होंगे ना, जो भी मोल आपको दिए होंगे जिस भी सब्सटेंस के, उसका आपने मास निकालना है। ठीक है, और उसका मास निकाल के यहाँ पे जब आप पुट करेंगे, मतलब उसका मास निकाल के आपने जो मास दिया होगा MCQs में, उससे डिवाइड कर देंगे। मतलब जो मास MCQs में दिया है उसको डिवाइड कर देंगे, जो मोलर मास आपका निकलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास मोल निकल आएंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, जैसे कि ये है कार्बन 12 ग्राम, 1 मोल ऑफ कार्बन आपको दे दिया। ठीक है, और आपसे कह रहे हैं कि इसका जो है, सॉरी बीच में जो है डिस्ट्रैक्शन आ गई थी। ठीक है, तो हम कहाँ पे थे कि भाई जब मास ऑफ सब्सटेंस दिया जाएगा तो आपने नंबर ऑफ मोल का ये वाला फॉर्मूला लगाना है। जो मास ऑफ सब्सटेंस आपको दिया जाएगा ना ग्राम में, फॉर एग्जांपल आपको MCQs में 5 ग्राम दिया है, तो आपने 5 ग्राम डिवाइड बाय जो मोलर मास निकलेगा, जो भी आपको मोल दिए जाएंगे किसी भी सब्सटेंस के, उसका मोलर मास निकाल के आपने इस 5 को डिवाइड करेगा तो आपका मोल आ जाएगा। ठीक है, आगे हम इसकी वो प्रैक्टिस करेंगे। दूसरा देखें, जब आपको पार्टिकल्स दिए जाएंगे, मीन एटम्स की फॉर्म में 6.02 x.23 पार्टिकल, मीन उसमें पार्टिकल में एटम भी आ सकते हैं, मॉलिक्यूल भी आ सकते हैं, आयंस भी आ सकते हैं। जब आपको पार्टिकल दे के मोल पूछेंगे तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल जो गिवन होंगे, मतलब जो भी MCQs में नंबर ऑफ पार्टिकल आपको दिए जाएंगे उसको आप ऊपर लिखेंगे नोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में आप एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और आपके पास मोल निकल आएंगे। ठीक है, इस तरह से अगर आपको क्या दिया जाए, वॉल्यूम दिया जाए, और वो भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, क्योंकि हमारा जो मोलर वॉल्यूम था वो कौन सी उस पे था, STP पे था, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे था। तो अगर आपको कोई भी वॉल्यूम ऑफ गैस दिया जाए वो भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, तो कौन सा फार्मूला है, आपको जो भी वॉल्यूम दिया जाएगा, वॉल्यूम ऑफ अ गैस इन DM क्यूब,
ठीक है, डी एम क्यूब में एस टी पी। तो आपने क्या करना है, जो भी एमसीक्यूज में वॉल्यूम दिया होगा आपने उसको नोमीटर में करके मोलर वॉल्यूम जो है आपका 22.4 डी एम क्यूब से डिवाइड कर देना है, तो आपके पास नंबर ऑफ मोल निकल आएंगे। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना, ये तीनों फॉर्मूला सेम ही है। अगर आप देखें मोल निकालने के लिए ये एन हम मोल के लिए शो कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अच्छा मैं मोल लिख दूँ पूरा। तो अगर आपको मास दिया जाएगा, ठीक है, और आपसे मोल पूछा जाएगा, तो कुछ भी नहीं करना, जो भी मोल जिस भी सब्सटेंस का मोल बता रहे हैं ना वो एमसीक्यूज में, उसका मोलर मास निकाल के डिनोमिनेटर में वैल्यू रख देनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपने 40 रख दी। ठीक है, और जो एमसीक्यूज में आपको 50 दिया है तो आपने 50 डिवाइड 40 करेंगे तो आपके साथ आपको मोल पता चल जाएगा। इसी तरह से अगर कोई पार्टिकल दिए, कोई नंबर ऑफ पार्टिकल एमसीक्यूज में मेंशन किया है, तो आपको मोल पूछ रहे तो आपने उस नंबर ऑफ पार्टिकल को डिवाइड कर देना है एवोगाड्रो नंबर से, तो आपके पास मोल निकल आएंगे। इसी तरह से अगर कोई वॉल्यूम दिया है तो आपने उस वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, तो आपके पास नंबर ऑफ मोल निकल आएंगे। आई होप कि आपको ये फॉर्मूला याद हो गए होंगे, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी। ठीक है, अच्छा, दूसरा ये भी याद रख लें कि जिस तरह से मैंने सी एम क्यूब का बताया, अगर वो पूछे कि 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एस टी पी कंडीशन, कि भाई 1 मोल है, कोई भी गैस है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कोई भी गैस है XYZ, और वो भी एस टी पी पे, तो वो कितना वॉल्यूम कंटेन करेगी। अभी इससे पहले ही मैंने बताया है, ठीक है, बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो वो आपको फ़ौरन कमेंट करना है कि यार अगर कोई भी गैस है 1 मोल है, 1 मोल है, 1 मोल है, 1 मोल है, मैं बार बार पीछे ही बताया। और एस टी पी पे जो मैंने कंटेनर रख के बताया था कि 1 मोल है, याद आया। और एस टी पी पे तो हमेशा वॉल्यूम कितना होगा, 22.414 डी एम क्यूब। ठीक है, डी एम क्यूब। और अगर वो सी एम क्यूब में पूछेंगे तो मैंने बाकायदा आपको करके बताया था कि भाई 1 डी एम क्यूब जो है वो बराबर होता है 1000 सी एम क्यूब के। तो जब डी एम क्यूब को आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 0 है और ये पॉइंट उठ के यहाँ आ जाएगा। कोई 3 0 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, 22414 ये बन जाएगा, ये वाली वैल्यू बन जाएगी जी। ठीक है, सी एम क्यूब में आ जाएगा क्योंकि आपने सी एम क्यूब में कन्वर्जन किया, आपको पता है कि 1 डी एम क्यूब बराबर होता है 100 सी एम क्यूब के। ठीक है, उसके बाद अगर वो पूछे कि एम क्यूब में क्या होता है, तो एम क्यूब का आपको पता होना चाहिए कि 1 एम क्यूब जो है ना वो कितने 1000 डी एम क्यूब के बराबर होता है। मैं ज़रा इसको रेस कर दूँ। तो अब आपको अगर एम, ये तो आपको पता चल गया कि किस तरह से कन्वर्जन करने, एम क्यूब में किस तरह से करेंगे आपको पता होना चाहिए कि 1 एम क्यूब जो है वो किसके बराबर होता है, 1000 डी एम क्यूब के। तो वो अब आपसे एम क्यूब में अगर पूछेंगे तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल जो है 1000 से डिवाइड कर देना है। 22.414 को जब आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो खुद सोचिए ये 3 0 है और पॉइंट यहाँ है, तो इस पॉइंट को आप आगे लेके जाएंगे। जब भी आप डिवाइड करते हैं ना तो आप लेफ्ट साइड पे लेके जाते हैं पॉइंट को, और जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट राइट साइड पे जाता है। ये राइट हैंड है मेरा। ठीक है, जिस तरह से हमने जब सी एम क्यूब में, डी एम क्यूब में, सी एम क्यूब में हम मल्टीप्लाई किया था तो हम राइट साइड पे लेके गए थे, और जब हम डी एम क्यूब को एम क्यूब में लेके जाएंगे, ठीक है, तो हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, आपको पता है छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू का चक्कर, तो मेरा मतलब आप बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में जा रहे हो, तो जब भी बड़ी वैल्यू से आप छोटी वैल्यू में जाते हो तो आप डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो जब आप डिवाइड करेंगे तो अब ये पॉइंट यहाँ पे, तो 3 0 है तो 1 2 और 1 0 और लग जाएगा और पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट उठ के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने डिवाइड किया, तो इसका मतलब ये एम क्यूब में आ जाएगा फिर। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए सेम यहाँ पे एम क्यूब में सेम मेरी वैल्यू मेंशन की है कि एम क्यूब में, क्योंकि 1 एम क्यूब बराबर होता है 1000 डी एम क्यूब, ये अपने पास लिख ले जिस तरह से मैंने डी एम क्यूब का लिखवाया था लास्ट टाइम। ठीक है, तो ये तीनों आपको पता होने चाहिए, डी एम क्यूब, सी एम क्यूब और एम क्यूब में। ठीक है, और ये रट्टा लगाने की तो ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मैंने बाकायदा डी एम क्यूब को सी एम क्यूब में करके दिखाया, फिर मैंने डी एम क्यूब को आपको एम क्यूब में भी करके दिखाया, और किस तरह से होता है वो भी आपको बताया। क्यों, ये किस तरह से मैं आपको हर चीज़ एक बच्चों की तरह समझा रही हूँ ताकि आप रट्टे की तरफ ना जाए। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि 1 मोल ऑफ एनी गैस एट टीपी पे, आपको पहले मैंने डायग्राम से सिर्फ 22.414 डी एम क्यूब बताया था, लेकिन फिर मैंने उसके साथ आपको बताया कि यार सी एम क्यूब में भी वो पूछ सकते हैं, इस तरह से एम क्यूब में भी वो पूछ सकते हैं, आपको कन्वर्जन पता होनी चाहिए। ठीक है, कि 1 एम क्यूब, अब दोबारा लिख रही हूँ कि 1 एम क्यूब 1000 डी एम क्यूब के बराबर होता है। इस तरह से जो है 1 डी एम क्यूब जो है किसके बराबर होता है, 1000 सी एम क्यूब के। ये बार बार लिख लें आप अपने पास।
ठीक है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ मोल हमने 3 तरह से देख ली। जब मास दिया हो क्या करना है, जब पार्टिकल दिया हो तो क्या करना है, जब वॉल्यूम दिया हो। बार बार मैं बोल नहीं सकती, मैंने 3 दफ़ा इसको रिपीट किया है। अच्छा, उसके बाद हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। जैसे कि अब उन्होंने कहा है कि 1 मोल ऑफ, मेरी सांस पता नहीं क्यों बोल रही है, एक्चुअली मैं एक सांस में बोलती हूँ ना, तो फिर मुझे पानी पीने की तलब होती है, कि इतना बोलना एक सांस में मुश्किल होता है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। इसमें देखिए 1 मोल ऑफ H2SO4 दिया हुआ है, ठीक है। और वो अब 1 मोल ऑफ H2SO4 वो कह रहे हैं कि वो कंटेन करता है। अब ये H2SO4 क्या है, एक कंपाउंड है ना, तो कंपाउंड में क्या होंगे, मॉलिक्यूल। तो हम क्या बोलेंगे कि इसमें कितने पार्टिकल है, जल्दी से बताएं। कंपाउंड के लिए हम क्या बोलेंगे कि इसमें कितने पार्टिकल है, 6.02 × 10⁻³ तो आएगा, लेकिन पार्टिकल का नाम क्या होगा, मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, ठीक है। मतलब इसमें जो है 1 मोल ऑफ H2SO4 में 6.02 × 10⁻³ मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 है। ये तो आपको पता है ना कि भाई 1 मोल की बात की जा रही, तो 1 मोल में हमेशा कितने पार्टिकल होंगे, 6.02 × 10⁻23। ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और कंपाउंड की बात है तो यहाँ पे हम मॉलिक्यूल लिखेंगे। अगर कोई एलिमेंट होता तो हम एटम लिखते, अगर कोई आयनिक कंपाउंड होता तो हम फार्मूला यूनिट लिखते। ये बात 100 दफ़ा बता दी मैंने सिर्फ आपके लिए, ठीक है। सो ये तो आपको आता है, ठीक है। अब सेकंड देखिए, अगर वो आपसे एटम पूछे, मतलब इसी 1 मोल ऑफ H2SO4 के दरमियान अगर आपसे वो कहे कि हाइड्रोजन का मुझे अलग से बताओ, सल्फर का अलग बताओ, ऑक्सीजन का अलग बताओ, तो फिर आप क्या कहेंगे, आप क्या करेंगे, आप देखेंगे भाई H2SO4 फार्मूला है 1 मोल। अब वो पूछ रहे हैं कि यार मुझे जो है ना हाइड्रोजन एटम बता दो इस कंपाउंड के अंदर, कि उसमें कितने पार्टिकल होंगे। तो सबसे पहले आपने देखना है कि इस कंपाउंड में हाइड्रोजन है कितने। आपने देखा कि इस कंपाउंड में हाइड्रोजन 2 है, देख लिया ना कि इस कंपाउंड में हाइड्रोजन 2 है। फिर आपने इधर पूछा कि सल्फर भी बताओ, फिर आपने देखा कि सल्फर इसमें 1 है, ऑक्सीजन इसमें 4 है। सबसे पहले तो आपने इस कंपाउंड में देख लिया कि हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, आपने ये निकाल लिया। अब वो पूछ रहे हैं कि भाई हमें बताओ, इन्होंने ये नहीं पूछा था, इन्होंने पूछा था कि हाइड्रोजन के एटम, हाइड्रोजन एक मतलब इस कंपाउंड में कितने आपको एटम दिख रहे हैं, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ठीक है। और हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2, सल्फर का 1 है, ऑक्सीजन का 4 है। वो यहाँ पे मैंने करके दिखा दिया। अब अगर वो आपसे पूछे कि भाई मुझे पता है कि 1 मोल H2SO4 में इतने पार्टिकल है, ठीक है, 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल H2SO4 है। अब सिर्फ आप मुझे हाइड्रोजन का बता दें। अगर वो सिर्फ हाइड्रोजन का आपसे पूछे, इसका मतलब कि वो कितने, वो एटम्स पूछ रहे हैं कि टोटल पार्टिकल ऑफ एटम कितने। तो फिर आपने क्या करना है, आपने सिर्फ देखना है कि इस फार्मूले में हाइड्रोजन है कितने। आपने देखा इस फार्मूले में हाइड्रोजन 2 है, तो बस आपने कुछ भी नहीं करना, आपने 6.02 × 10⁻23 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और एटम्स ऑफ हाइड्रोजन लिख देना है आगे। ये दिख रहा है एटम ऑफ हाइड्रोजन, 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इस फार्मूले में हाइड्रोजन 2 था, इस कंपाउंड के फार्मूले में, ठीक है। इस तरह से अगर वो आपसे पूछे सल्फर का, तो सल्फर 1 ही है, तो इसमें कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी, 6.02 × 10⁻23 एटम ऑफ सल्फर ही आएगा, क्योंकि सल्फर 1 है, 1 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो सेम वैल्यू ही आएगी, ठीक है। इस तरह से आपने ऑक्सीजन का उन्होंने पूछा, तो आपने ऑक्सीजन में देखा कि यार ऑक्सीजन तो 4 है, तो आपने एक 6.02 × 10⁻23 को 4 से मल्टीप्लाई किया, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आ जाएंगे। मतलब जो 4 मोल है, फॉर एग्जाम्पल अभी आगे आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो ये पार्टिकल के लिए था। इसका मतलब कि यार 2 से जब 6.02 × 10⁻23 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन कितने मोल है, 2 मोल है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि 1 मोल बराबर होता है 6.02 × 10⁻23। अगर ये डबल हो गया तो इसका मतलब मोल भी डबल हो गए ना। अगर मैं आपको समझाऊं कि देखो हमने पढ़ा था कि 1 मोल बराबर होता है Na का मतलब है ये वैल्यू 6.02 × 10⁻23, ठीक है। अब अगर ये 2 हो जाएंगे, 2 मोल हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है ये भी डबल हो जाएगा। ये क्या है, ये वो वैल्यू है 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल वाली। अगर 3 मोल हो जाएंगे तो फिर ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। जिस तरह से आपने हाइड्रोजन का देखा कि इस कंपाउंड में हाइड्रोजन 2 थे, तो आपने कहा भाई 2Na होगा। इस तरह से आपने देखा कि ऑक्सीजन इसमें 4 थे, तो आपने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, ऐसा ही किया ना आपने फिर इस एवोगाड्रो नंबर को 4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आपसे पूछे कि भाई आपने पार्टिकल तो बता दिए कि एवोगाड्रो नंबर ट्विस्ट होगा तो आपके हाइड्रोजन एटम के पार्टिकल निकलेंगे। अगर एवोगाड्रो नंबर जो है
4 से मल्टीप्लाई होगा तो वो आपके ऑक्सीजन के निकलेंगे, और सिर्फ 1 रहेगा तो आपका सल्फर होगा। अब आप मुझे ये बताएं कि अब ये जो आप कह रहे हैं कि हाइड्रोजन पार्टिकल जो है ना, वो हाइड्रोजन एटम की पार्टिकल जब मैंने निकालने को कहा तो आपने एवोगाड्रो नंबर को ट्विस्ट कर दिया, तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन एटम कितने मोल्स पे कंटेन करता है? 2 मोल्स। आपके सामने ही है ना, इसमें तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। 2 मोल्स आप बोलेंगे, क्योंकि 2 मोल्स ही बराबर होता है 2Na के। इसमें फिर मैं आपसे पूछूंगी कि अच्छा आप कह रहे हैं कि जब मैंने आपसे ऑक्सीजन का पूछा तो आपने कहा कि एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन आया, तो इसका मतलब जो है हमारा ऑक्सीजन कितने उस पर कंटेन कर रहा है? 4 मोल। जब भी तो ये 4Na हुआ ना, तो इसका मतलब ऑक्सीजन जो है वो 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, समझ आ रही है? मैं बहुत अच्छा समझा रही हूँ, आई होप कि आपको समझ आ रही हो। ठीक है, तो इसका मतलब जब एवोगाड्रो नंबर ट्विस्ट हो रहा है तो इसका मतलब 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम इस तरह। ठीक है, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम में कंटेन कर रहा है, क्योंकि 2 मोल हो गए फिर तो, क्योंकि 1 मोल 6.02 × 10⁻³ के बराबर है, और 2 मोल फिर ये ट्विस्ट हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से आपने 1 मोल ऑफ सल्फर, वो तो सेम ही होगा, 6.02 × 10⁻23 सेम क्यों होगा? क्योंकि एक ही सल्फर है इसके अंदर। और आपने वो देखा ऑक्सीजन 4 था, तो आपने इसको 4 से किया, तो 4 जब होगा, जब एवोगाड्रो नंबर को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब कि आपने जो मोल था ना उसको भी आपने 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसका मतलब 4 मोल बराबर होता है 4 मल्टीप्लाई बाय Na। मतलब एवोगाड्रो नंबर को आप 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे वो तब करेंगे जब 4 मोल होगा। 4 मोल जो है इस कंपाउंड में कौन सा है? ऑक्सीजन। और 2 मोल कितना है? हाइड्रोजन। और 1 मोल आपका सल्फर है। तो आपने ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिफाइन कर दी। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई इसका मॉलिक्यूलर मास निकाले, ठीक है, इसका नहीं सॉरी मोलर मास निकाले, इसका H2SO4 का मोलर मास, तो आपने क्या करना है? इसका जो मॉलिक्यूलर मास निकलेगा ना, बस इसको आपने ग्राम में शो कर देना है, तो वो मोलर मास होगा। तो 98 ग्राम इसका मोलर मास निकल आया। ठीक है, तो ये सारे MCQs पॉइंट मैंने आपसे शेयर कर लिए। अब एक एग्जाम्पल शेयर करती हूँ, तो एक एक्स्ट्रा मैंने आपको घुमा फिरा के इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। ये एक बात आप क्या मैंने जिस तरह से आपको समझाया आपको समझ आ गया होगा, लेकिन इसके साथ अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की ना तो फिर पानी, इस सारी मेहनत पे मेरी पानी फिर गया। ठीक है, क्योंकि अगर आपने सिर्फ वीडियो लेक्चर देख के आपको ये समझ आ गई और आप बहुत खुश हो गए और मुझे बहुत ज़्यादा दुआएं देने लगे और ख़ुद को गुड कह दिया और सो गए, तो फिर तो आपका ये उड़ जाएगा। आपने जैसे ये देखा फ़ौरन प्रैक्टिस कर देनी है। ठीक है, फ़ौरन प्रैक्टिस करनी है और बार बार चीज़ निकालनी है जब तक आपको पक्का ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में प्रैक्टिस जितने करेंगे उतने आप फास्ट होंगे। मैं तो अपने हर लेवल से समझा रही हूँ, बच्चों वाले लेवल से समझा रही हूँ आप, ताकि आपके लिए आसानी हो। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो फिर मेरी मेहनत बेकार है। अच्छा, तो आप एग्जाम्पल देख लें। अब मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल शो किए, कैल्शियम क्लोरेट दिया हुआ है, ठीक है, और 0.5 मोल दिए कि भाई 0.5 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोरेट, मतलब कैल्शियम क्लोरेट को मैंने हाफ मोल बताया है। 0.5 मतलब हाफ, 1.2 भी लिख सकते हैं आप, 0.5 ये एक ही बात होती है। इन दोनों का मतलब क्या होता है? हाफ ही, तो पता ही होगा ना। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि 0.5 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोरेट है, ठीक है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, देखे सेम उन्होंने पूछा, यानी जिस तरह से मैं कह रही थी कि इस तरह से पूछ सकते हैं और मैंने हर चीज़ यहाँ पे डिस्कस करके बताई। अब वो यही कह रहे हैं, इन्होंने ये यहाँ पे तो 1 मोल दिया था, यहाँ पे अब इन्होंने हाफ मोल दिया है कैल्शियम क्लोरेट का, और पूछ रहे हैं कि भाई इसमें ऑक्सीजन एटम कितने होंगे। तो सबसे पहले जिस तरह से मैंने उसमें बताया था कि आपने उसमें जैसे सबसे पहले हाइड्रोजन का पूछा था तो मैंने हाइड्रोजन का बताया, जैसे उसमें ऑक्सीजन 4 थे। अब इसमें आपने देखने कि इसमें ऑक्सीजन कितने, इसमें ऑक्सीजन देख रहे हैं ये 3 है और ये 2 है, तो 3 2 6, इसका मतलब ऑक्सीजन कितने, ऑक्सीजन के एटम 6 है। तो अब ये कह रहे हैं कि कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम होंगे। अब ऑक्सीजन तो 6 है, अब बहुत से बच्चे फौरन बोल देंगे यार 6 मोल होगा। जिस तरह से 4 ऑक्सीजन थे तो आपने कहा था कि 4 मोल है, 2 हाइड्रोजन थे तो आपने कहा था 2 मोल्स है, क्योंकि वो ट्विस्ट हो गया था एवोगाड्रो नंबर, यहाँ पे 4 दफ़ा हो गया था, ये ट्विस्ट हो गया था, ये 4 दफ़ा हो गया था। ठीक है, तो आपने इस तरह से बोल दिया 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन 4 मोल, इसमें यही बोला था ना। लेकिन इसमें कहानी अलग थी, यहाँ पे तो 1 मोल दिया था, तभी आपने इजीली बोल दिया था कि 1 मोल है तो ऐसे ही होगा। लेकिन यहाँ पे तो हाफ मोल दिया हुआ है। अब हाफ जब दिया है, इसका जैसे मैंने बताया कि 1/2 और 0.5 एक ही बात होती है। तो अब आप खुद कह रहे हैं कि यार ऑक्सीजन का पूछा है तो 3 2 6, तो बहुत से बच्चे पता है क्या बेवकूफ़ी करेंगे, ए पे टिक कर देंगे।
क्योंकि वो सोचेंगे कि यार 3 टू द 6 तो 6 मोल होगा ऑक्सीजन का। बेवकूफ़, यहाँ पे देखो 0.5 है, मतलब हाफ मोल दिया है। अगर 1 मोल दिया होता तब 6 मोल आंसर होता। तो जब हाफ मोल दिया है, तो आपने देखा कि 3 टू द 6 मतलब ऑक्सीजन के 6 एटम है, तो 6 मोल बहुत से वजह 6 एटम है, तो 6 मोल पे जाके टिक करेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। आपने देखना है अगर 1 मोल होता तब ये 6 मोल सही आंसर होता, लेकिन यहाँ पे हाफ मोल है। हाफ मोल मतलब इसको आपने 2 से डिवाइड करना है। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 3 मोल इज़ अ करेक्ट आंसर। बी जो है वो करेक्ट आंसर है, 3 मोल, क्योंकि यहाँ पे हाफ मोल दिया है। अगर यहाँ पे हाफ मोल की जगह 1 दिया होता ना, तब यहाँ पे 6 होता, लेकिन यहाँ पे 0.5 मीन हाफ मोल दिया है। हाफ मोल तो आपने 6 मोल को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 3 मोल आ जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर है। आई होप कि आपको समझ आ रहा हो सब कुछ। अब आपने इसी तरह से होमवर्क लेना है मुझसे। होमवर्क आप क्या लेंगे, ये चल क्यों नहीं रहा। होमवर्क आपने ये लेना है कि इसका 1 मोल ऑफ H2SO4 जो था ना, इसको आपने हाफ कर देना है, हाफ H2SO4, और आपने इसी तरह इसमें हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन निकालना है, ठीक है। और इसमें आपने, जैसे मैंने ऑक्सीजन निकलवाया था, इसमें आपने क्लोरीन का निकालना है, ठीक है। क्लोरीन का अगर मैं निकालूंगा, आप मतलब निकाल के दिखाऊं, तो क्लोरीन कितने यहाँ पे एटम, 2 है, ठीक है। क्लोरीन 2 है, तो यहाँ पे हाफ की बात की जा रही है, तो फिर क्लोरीन 2 है, तो इसका मतलब 2 मोल्स है। तो अब यहाँ पे हाफ है, तो 2 से जब डिवाइड होगा तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, या मतलब क्लोरीन जो है यहाँ पे 1 मोल आएगा। इस तरह से आपने सॉल्व करना है। तरीका आ गया है ना, तरीकेकार। अब इसी तरह से आपने जो है कोई दूसरा कंपाउंड लेके उसका हाफ मोल भी करना है, 1 मोल भी करना है, या तो 5 पेपर से ले लें, ठीक है। इस तरह से आपने इसको जो है ना, ये मैंने 1 मोल के लिहाज से आपको समझाया था। आपने ये पूरा जो है दोबारा से सेम इसी तरह से लेके करना है, लेकिन 0.5 मोल के लिए करना है, ठीक है। आपका ये एक होमवर्क है, और एक ये है कि आपने इस तरह के 2-3 MCQs करने। कोई भी कंपाउंड लेके उसके हर एटम को निकालें। यहाँ पे ऑक्सीजन निकाल के दिखाया था, क्लोरीन भी निकाल के दिखा दिया है। आपने दोबारा से प्रैक्टिस करनी है, कोई दूसरा कंपाउंड लेके उसके सारे एटम्स निकालने हैं, 0.5 मोल से भी और 1 मोल से भी। एक दफ़ा 0.5 मोल रखे, दूसरी बार 1 मोल रखे। इस तरह से पता है आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और मैं यकीन से कह सकती हूँ, अगर हर डेली बेसिस पे जो मैं होमवर्क दे रही हूँ उसको कर रहे हैं, तो आप बेस्ट परफॉर्म कर पाएंगे। क्योंकि एक तो मैं जिस तरह से समझा रही हूँ, ऊपर से जिस तरह से मैं होमवर्क दे रही हूँ, अगर आपने उसको फॉलो कर लिया तो बड़ी बड़ी एकेडमीज़ के स्टूडेंट को आप जो है ना पीछे छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब देखें, सेम यहाँ पे जो मैंने बताया था वही मेंशन है कि यार 3 टू द 6 मोल 1 मोल के लिए होता है। अगर हाफ मोल दिया है तो फिर क्या होगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 6, तो 3 मोल आएगा हाफ के लिए, ठीक है। तो ये सारी बातें थी जो मैंने आपको बताई। अच्छा, इस तरह से वो कह रहे हैं कि इसका भी हाफ, अगर वो 0.25 मतलब 0.5 का भी हाफ कर देता, मतलब 1.4 दे देता, 1.4 कह लो या 0.25 कह लो, तो फिर आपने क्या करना होता कि इस 6 को आपने 4 से डिवाइड करना होता। तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, और 3/2 करेंगे तो आपको सर 1/5 मोल आएगा। तो इस तरह से वो आपको घुमा फिरा सकते हैं, ठीक है। ये वाली बात मैंने नहीं बताई थी, मैंने आपको 1.5 तक बताया था, लेकिन वो इस 0.5 की जगह वो आपको 0.25 भी दे सकते हैं। मतलब 0.25 तो ये 0.5 से भी छोटा। मैंने आपसे कहा था ये वाली वैल्यूज़ याद कर लीजिएगा। इसका मतलब 0.5 होता है और इसका मतलब होता है 0.25। तो अब जब इन्होंने ये दे दिया तो इसका मतलब जो मोल आप कह रहे हैं ना कि 3 टू द 6 मोल आएंगे, आपने 0.5 में इसको 2 से डिवाइड किया था, क्योंकि 0.5 1/2 को बता रहा था। इस तरह से अगर वो 0.25 रखेंगे तो फिर आपने 1/4 समझना है, उसको 4 से डिवाइड करना है। जब आप इसको 4 से करेंगे तो 2 टू द 4, 2 3 ज़ा 6, और 3/2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1.5 समथिंग आंसर आएगा, जो कि 1.5 मोल आ रहा है, ठीक है। तो ये 3 तरीके से आपने सॉल्व करना है। पहले आपने 1 मोल को लेके सॉल्व कर लिया, 0.5 तो मैंने करवा दिया, आपने दोबारा से प्रैक्टिस करनी है, फिर 0.25 रख के सॉल्व करना है। इस तरह से आपने भी इन तीनों को, 1 मोल तो मैंने समझा दिया है, फिर से आपने करना है, उसको 0.5 मोल से भी रख के करना है और 0.25 से भी रख के करना है, ठीक है। तो ये तीन जो मोल की शक्ल में आपको परेशान करते हैं ये एग्जाम्स वाले, वो ये होते हैं, ठीक है। तो आपने इसको बार बार प्रैक्टिस करना है, जिस तरह से मैंने बताया 300 दफ़ा बता दिया, अब मेरी और हिम्मत नहीं है। अच्छा, ये कुछ मैंने एमडीकेट के MCQs रखे हैं, मैं चाह रही हूँ कि इसको नेक्स्ट करवा दूँ, क्योंकि मुझ में और हिम्मत नहीं रही। चलिए करवा ही देती हूँ।
देखें यहाँ पे कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस। इसमें कह रहे हैं कि भाई आप इसमें से बताएं कि कौन सा ऐसा है जो कि रिप्रेजेंट नहीं करता। आगे खोल के ही देख लिया करें, क्योंकि बच्चे इसको देखते नहीं और गलत मार करके आ जाते हैं। डज नॉट रिप्रेजेंट वन मोल ऑफ सब्सटेंस मतलब कोई एक है जो कि वन मोल ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। देखिए एटॉमिक मास तो करता है, मॉलिक्यूलर मास भी करता है, फार्मूला मास भी करता है। ये एम्पेरिकल फार्मूला मास आपने कभी पढ़ा? अभी इससे पहले जो मैंने बताया, आपने एम्पेरिकल फार्मूला मास मेरे मुंह से सुना। मैंने एटॉमिक मास बताया, मॉलिक्यूलर मास बताया, फार्मूला मास बताया, लेकिन मैंने ये एम्पेरिकल मास के बारे में मोल में कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि ये वन मोल ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट ही नहीं करता ये। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर ये है, क्योंकि ये नहीं रिप्रेजेंट करता। इसमें क्या था? इसमें तो कुछ भी नहीं था। आगे चलो, मैं पानी पी लूँ ज़रा सा। बोतल तो मेरी रखी हुई है, लेकिन वीडियो ऑफ करनी पड़ेगी। अच्छा यार, ये तीन एमसीक्यूज मैं नेक्स्ट करवा दूंगी, बस मुझ में और हिम्मत नहीं है। ये 3 एमसीक्यूज है ना, मैं नेक्स्ट करवा दूँ, बस मुझ में और हिम्मत। या मैं पानी पी लूँ, शायद बाद में मुझ में हिम्मत आ जाए। सो बच्चों अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पानी पी लिया। अब शायद मुझ में जान रहे आप लोगों को समझाने की। मैं बहुत जद्दोजहद के साथ पढ़ाती हूँ, अपनी सारी एनर्जी ना वेस्ट कर देती हूँ। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। अच्छा, तो ये वाला एमसीक्यूज करना था। अब देखिए सेकंड एमसीक्यूज ये आपके 2022 एमडीकेट में भी आ चुका है। 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट सब्सटेंस दैट हैज द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल। मतलब वो कह रहे हैं कि आपको 1 मोल है, ठीक है, 1 मोल है, और उसमें क्या है, सेम नंबर ऑफ पार्टिकल है, एटम, आयन, मॉलिक्यूल, ठीक है, पार्टिकल में तीनों आ जाते हैं। एज दियर एन एटम। अब वो पूछे कि भाई 1 मोल, वो कह रहे हैं कि 1 मोल है, इसमें से बताए कि 1 मोल क्या है। इन्होंने बस घुमा फिरा के आपको ना थ्योरी दे दी, और आप लोग आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, आपने जस्ट देखना है कि यार ये एमसीक्यूज है क्या। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बताना है। ये जो ऑप्शन है ना, इसमें से 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कौन सा है वो बताना है। और वो डेफिनेशन आगे लिखी है कि जो कि कंटेन करता है सेम नंबर ऑफ पार्टिकल, वो एटम कौन सा है, ठीक है, एज एन एटम एग्जैक्टली, कि इसमें से जो नीचे दिया है इसमें से कौन सा एटम है। तो बस आपने देखना है कि 1 मोल जो बनेगा वही करेक्ट ऑप्शन होगा। अब आप फर्स्ट ऑप्शन देखें, फर्स्ट ऑप्शन में मॉलिक्यूलर फॉर्म में दिया हुआ है हाइड्रोजन, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में कितना ये होता है, 2 ग्राम होता है, यहाँ पे 1 ग्राम है, तो ए तो नहीं हो सकता। सेकंड देखिए, ऑक्सीजन भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में दिया है, इसका मतलब ये 32 ग्राम होना चाहिए, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्म में तो ये 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे ना, तो 16 + 16 32 आएगा, यहाँ पे 16 ग्राम, तो बी भी नहीं हो सकता। सी देखें, 12 ग्राम कार्बन। अब कार्बन जो है सही दिया है, क्योंकि कार्बन एक दिया है और वो 12 ग्राम होता है, और ये हमारा 1 मोल बनता है, यही होता है ना, यही होता है, 1 मोल बनता है। अच्छा, तो सी तो करेक्ट है। डी भी देख लेते हैं, 12 ग्राम मैग्नीशियम नहीं। मैग्नीशियम तो आपको पता है कि ये मैग्नीशियम का जो वो होता है वो कितना होता है, 24 होता है, तो ये तो हाफ है, तो इसका मतलब ये हाफ मोल है। इस तरह से ये 2 ग्राम मॉलिक्यूलर फॉर्म में हाइड्रोजन है, तो 2 ग्राम होता है, यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब ये हाफ मोल है। और अगर मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करूँ, ठीक है, जिस तरह से मैंने बताया कि ये 2 ग्राम होता है 1 मोल मॉलिक्यूलर फॉर्म में, और इस तरह से ऑक्सीजन 32 ग्राम होता है 1 मोल मॉलिक्यूलर फॉर्म में। यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्म दी है लेकिन 16 ग्राम दिया है, 32 का हाफ है, ठीक है। इस तरह से ये भी 2 का हाफ है, तो ये हाफ मोल है, ठीक है। ये वाला जो सी है ना, ये 1 मोल है, यहाँ पे 1 मोल का पूछा है, तो सी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। और ये मैग्नीशियम भी हाफ है, क्योंकि मैग्नीशियम 24 होता है, यहाँ पे 12 दिया है, ठीक है, मतलब 24 का हाफ है, इसका मतलब हाफ मोल की बात की जा रही है। सी किस में, डी में, ए और बी में, तो यहाँ पे हमें तो 1 मोल की बात चाहिए, 1 मोल की बात सिर्फ सी में की जा रही है, तो करेक्ट ऑप्शन है सी। आई होप कि आपको समझ आ रहा हो इस तरह से मैं समझा रही हूँ ना। देखिए कितने नन्हे मुन्ने एमसीक्यू जा रहे हैं, ये आपको नन्हे मुन्ने क्यों लग रहे हैं, क्योंकि मैंने जिस तरह से आपको समझाया है ना, आपको ये हलवा लग रहे हैं। अच्छा, और मैं आप लोगों को लग रहा है कि यार मैम दीना सॉल्व करवा रही है तो शायद इस वजह से आसान लग रहे हैं, तो आपको इस वक्त आसान क्यों लग रही है, क्योंकि अभी आपने फ्रेशली पढ़ा है। अगर अभी आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तो फिर आप भूल जाए आपको ये आसान लगने वाले। फ़ौरन प्रैक्टिस करें, जो मैंने होमवर्क दिया है बार बार करें। ये एमडीकेट पास पेपर एमसीक्यू कितने हलवा लग रहे हैं ना आपको, तो आप प्रैक्टिस करते रहें, फिर आपको हलवा ही लगेंगी चीज़ें। अच्छा, ये देखिए, उसके बाद अभी 2023 एमडीकेट में भी एक आया था कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन 10 ग्राम ऑफ आइस आर।
क्या पूछ रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कितने ग्राम में, 10 ग्राम ऑफ आइस में। ठीक है, अब आपने देखना है कि यार नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल पूछ रहे हैं मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्म में है H2O जो कि 18 ग्राम होता है। ठीक है, अब वो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल 10 ग्राम में पूछ रहे हैं। अब मतलब 10 मतलब कि इसका अगर हम हाफ करेंगे तो हमारे पास 9 ग्राम आएगा। अगर हम 18 का हाफ करेंगे तो 9 है, और यहाँ पे 10 मतलब समथिंग करीब करीब है। तो इसका मतलब तो अब ये पूछ रहे हैं कि कितने पार्टिकल्स होंगे ना, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल पूछ रहे 10 ग्राम आइस में। इन्होंने क्या पूछा है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, मतलब वाटर मॉलिक्यूल पूछे 10 ग्राम ऑफ आइस। अब आपने कहा कि यार वाटर का हमें पता है मॉलिक्यूलर फॉर्म 18 ग्राम होता है, अब ये 10 ग्राम पूछ रहे हैं, लेकिन अगर हम 18 का हाफ करेंगे तो हमारे पास 9 ग्राम आएगा। तो 9 ग्राम इन्होंने पूछा है 10 ग्राम, अच्छा समथिंग सेम ही है। ठीक है, एक डिजिट का फर्क है। तो 9 ग्राम किसके बराबर होगा, हाफ मोल के, हाफ मोल के बराबर होगा ना, क्योंकि 18 ग्राम होता है 1 मोल के बराबर। 18 ग्राम किसके बराबर होता है, वाटर का 18 ग्राम जो है वो 1 मोल के बराबर होता है। और जब इसका हम हाफ कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1.5 किलो या 1/2 किलो। ठीक है, जाहिर सी आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है, 2 से सॉरी डिवाइड किया है। ठीक है, तो आपने को पता चल गया कि हाफ मोल है, इसका मतलब हाफ मोल की बात की जा रही है। ये चीज़ आपने निकाल ली। ठीक है, कि हाफ मोल है। अब हाफ मोल में आपको पता है कि यार 1 मोल हमने पढ़ा था, मैम दीना ने बताया था कि 1 मोल बराबर होता है Na के। तो हाफ मोल क्या होगा, हाफ मोल की अगर हम बात करेंगे 0.5 मोल की, तो ये Na डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब Na की वैल्यू क्या वो है 6.02 x/23, x/23 तो एज इट इज आएगा। 6.02 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 = 2, 2 3 = 6 और 0 का 0 आएगा। तो मतलब 3 पॉइंट समथिंग आंसर 3.0 आ रहा है। अब 3 पॉइंट मतलब 3 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है, ए वाला करेक्ट लग रहा है ना, 3 पॉइंट समथिंग आंसर। तो इसका मतलब ए वाला करेक्ट ऑप्शन है। देखिए इसमें कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, बस आपने देखा कि यार वाटर को है ना जैसे मैंने स्टार्ट से बताया कुछ भी नहीं था इसमें, बस नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन 10 ग्राम ऑफ आइस। वाटर मॉलिक्यूल मतलब पार्टिकल के ऑप्शन दिए हुए। अब आपने देखना है कि यार आइस का इन्होंने तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में जो वाटर होता है वो 18 ग्राम मोल होता है, 18 ग्राम होता है उसका, इन्होंने 10 ग्राम दिया। इसका मतलब इन्होंने इसको हाफ किया है, मतलब 9 ग्राम होना चाहिए। सेम है, 9 किलो 10 किलो एक ही बात है, इन्होंने आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए 9 दिया, तो आपने 9 ही कंसिडर करना है। फिर आपने देखा यार 18 ग्राम मॉलिक्यूलर जो मोल होता है वो तो 1 मोल के बराबर होता है। अब 9 है, हाफ कर दिए तो इसका मतलब हमारे 0.5 मोल हो जाएगा, और 0.5 मोल मतलब जब मोल हाफ हो गए तो Na भी तो हाफ हो जाएगा ना। जब Na हाफ हो जाएगा तो मैंने आपको करके दिखाया, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। आई होप कि आपको समझ आ रहा हो। पता है मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको समझ आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको 100% समझ आ रहा है, तो काइंडली कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं सेटिस्फाई हो जाऊँ। अच्छा, ये फिर मैं बार बार वो चीज़ को रिपीट करती हूँ। फोर्थ वाला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एज 9 ग्राम ऑफ वाटर। देखिए फिर से इन्होंने दूसरा घुमा फिरा के एमसीक्यूज दिया। मैं घुमा फिरा के नहीं, मतलब सेम ही है, अगर आप थोड़ा सा मतलब ईजी है। ठीक है, देखिए इन्होंने क्या पूछा है, इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंटेन कर रहा है जितने 9 ग्राम ऑफ वाटर के पास है। अब फ़ौरन आपके माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए कि यार वाटर जो है H2O जो है वो तो 18 ग्राम होता है, वो तो 18 ग्राम होता है। यहाँ पे 9 दिया है, इसका मतलब जो है ये हाफ मोल है। ये क्या है, हाफ मोल है, जिस तरह से हमने पहले देखा, क्योंकि ये वाला तो 1 मोल होता है। अब ये इसका आधा कर दिया तो इसका मतलब मोल भी आधा हो गया, तो ये वो हाफ मोल की बात की जा रही है। तो अब वो कह रहे हैं कि इसमें से जो है इन्होंने ये नहीं बताया कि ये हाफ मोल है, इन्होंने सिर्फ आपको चेक कर रहे हैं कि आपको समझ आ रहा है कि ये हाफ मोल है। तो आपको तो समझ आ गया, आप तो अच्छे बच्चे हैं, आप लोगों ने तो मुझसे पढ़ा है, आपको समझ आ गया 9 ग्राम को देखे कि यार ये हाफ मोल है वाटर का, क्योंकि 1 मोल बराबर होता है 18 ग्राम के। ठीक है, अब वो पूछ क्या रहे हैं, इन्होंने पूछा कि अब इसमें से बताओ कि कौन इसके सेम नंबर ऑफ कंटेन कर रहा है, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वही कंटेन करेगा जिसके पास हाफ मोल होंगे, क्योंकि वही जिसके पास इसके पास हाफ मोल है ना वाटर के पास। तो इन चारों ऑप्शन में जिसके पास हाफ मोल होगा तो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम आएंगे। जाहिर सी बात है हाफ मोल में क्या होगा, फिर Na भी हाफ हो जाएगा।
ठीक है, तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे दोनों को सेम आ जाएंगे ना। तो आपने देखना है कि इसमें कौन सा है हाफ मोल। तो आपने देखना है 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस तो 2 ग्राम होता है, तो इसका मतलब ये 1 मोल है। ठीक है, फिर आपने देखना है 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस, 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। पहले आप ये वाला देख लें डी। अब डी होता है कार्बन डाइऑक्साइड और 44 ग्राम, 44 ग्राम, तो ये भी 1 मोल है। इस तरह से आपने ऑक्सीजन गैस देखी कि हाँ ऑक्सीजन इस तरह से पहले तक 32 ग्राम जो है ये भी हमारा 1 मोल है। तो बी ही हमारे पास बच जाता है ऑप्शन। अब ये बी मैंने पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि अगर मैं ये बता देते आप फ़ौरन बोल देते यही करेक्ट ऑप्शन है। मैंने पहले आपको नीचे वाले बताए, ऊपर वाले बताए। अब ये बी देखें, नाइट्रोजन गैस कह रहे हैं, नाइट्रोजन गैस मतलब N2 की फॉर्म में। तो आप क्या करेंगे, 14 + 14 जब करेंगे तो आपके पास 28 आएगा। यहाँ पे क्या है 14 दिया है, मतलब इसको 2 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 14 आएगा, मतलब इसका हाफ मोल लिया है। क्योंकि इसका 1 मोल बराबर होता है नाइट्रोजन का, 1 मोल जो है ना वो बराबर होता है 28 ग्राम के, और हाफ मोल किसके बराबर होता है 14 ग्राम के। मतलब यहाँ पे जब हाफ मोल पूछ रहे हैं, जब वाटर का हाफ मोल है तो इसमें से कौन सेम होगा, बी, क्योंकि नाइट्रोजन गैस भी हाफ मोल है, क्योंकि गैस हमेशा डायटोमिक की फॉर्म में होती है जैसे हाइड्रोजन N2। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ 14 ग्राम नाइट्रोजन गैस, क्योंकि नाइट्रोजन गैस N2 की फॉर्म में जिसका 28 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 14 ग्राम मतलब हाफ मोल की बात की जा रही है। सॉरी ये 0.5, मैंने शायद ऊपर 1.5 गलती से लिख दिया। मैं कब से कह रही हूँ कि 1.5 में क्यों लिख रही हूँ, 1.5 नहीं है वो 0.5, हाफ किसे कहते हैं 0.5। ठीक है, कई जगह शायद मैंने गलती से 1.5 लिया तो वो 0.5 है, कई जगह नहीं। अभी ये लास्ट में ही मैंने गलती की है शायद, कि मेरा दिमाग मज़ीद जो है आपको नहीं समझा सकता, बस हो गई है उसकी, लेकिन फिर मैं इसको चला रही हूँ। ठीक है, तो हमने देखा कि यार 9 ग्राम ऑफ वाटर है, तो इसका मतलब ये हाफ मोल है, क्योंकि 1 मोल बराबर होता है हमारा 18 ग्राम के, और हाफ मोल 0.5, दोबारा से बता रही हूँ 0.5 हाफ मोल बराबर होता है 9 ग्राम के। तो इसका मतलब ये हाफ मोल की बात की जा रही है। अब इसमें हमसे Na पूछा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है जब हाफ मोल है तो Na भी हाफ होगा। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वही कंटेन करेगा जो खुद हाफ मोल होगा। तो इसमें से हमने देखा कि यार नाइट्रोजन ही हाफ मोल है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो है डायटोमिक की फॉर्म में 28 होता है जो कि 1 मोल है, लेकिन यहाँ पे 14 ग्राम मतलब ये हाफ मोल दिया है। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, मतलब इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम होंगे और वाटर के 9 ग्राम के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम होंगे, 9 ग्राम के, और 14 ग्राम के नाइट्रोजन गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे। क्यों सेम होंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मीन Na क्यों सेम होगा, क्योंकि दोनों हाफ हाफ मोल है। जब दोनों हाफ हाफ मोल है 0.5 मोल है, तो इसके अंदर जो Na होगा वो भी क्या होगा डिवाइड बाय 2 होगा, क्योंकि वो भी हाफ होगा। ठीक है, तो इस वजह से करेक्ट ऑप्शन बन जाता है हमारा। सो आई होप कि आपको समझ आ गए हो। मेरे साथ में पास पेपर के MCQs भी डिस्कस कर दिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम स्टैच्योमेट्री पढ़ेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह यहाँ तक ऑफ करते हैं। ठीक है, अभी जो पास पेपर में डिस्कस किए आप लोगों ने इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, और पास पेपर देखने डिफरेंट अपने जो प्रोविंस के पास पेपर में से मज़ीद आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और प्रैक्टिस MCQs भी करें, और जो मैंने होमवर्क दिया है वो भी करें। ठीक है, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। बस यहाँ पे हम एंड करते हैं। अपनी दुआ में ख़ास कर याद रखिएगा, और अपने फ्रेंड के साथ, अपने फेलोज़ के साथ, कॉलेज के, एकेडमीज़ के, हर जगह शेयरिंग करें। मेरे चैनल को, इस वीडियोस को हर नीडी स्टूडेंट तक पहुँचाएँ। ठीक है, पता है उनके दिल से दुआ निकलेगी, क्योंकि मैं बहुत कम फ्री होती हूँ कि मैं लोगों को सेंड करूँ। ठीक है, सो आप लोगों का काम है ये। सो आई होप कि आप लोग मुझे अपनी दुआ में ख़ास कर याद रखेंगे और ये काम बखूबी सर अंजाम देंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हमारा लास्ट लेक्चर होगा स्टैच्योमेट्री पे। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है पहले वाला था, ये जो पहले वाला था ये यहाँ तक मोस्ट इम्पोर्टेंट था, जो कि मैंने कवर करवा दिया। ये सब जहाँ तक जो था ना वो मोस्ट इम्पोर्टेंट था, जो कि बार बार आते हैं। इससे 4 से 5 MCQs तो आते ही आते हैं। ठीक है, अब जो स्टैच्योमेट्री है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है। इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट कल डिस्कस करेंगे। यहाँ तक मैं आपसे जो है इजाज़त लूँगी। अपनी दुआ में ख़ास कर याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।